हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग 12th का केमिकल काइनेटिक्स का हम स्टार्ट करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग बात किए थे। जो ये होता है क्या, स्पीड होता है। स्पीड, जिस स्पीड से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जिस स्पीड से, जिस रेट से कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of any reactant or product in per unit time में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हम लोगों को दो टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का पढ़ना है हम लोगों को। एक को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक को बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोगों को दो टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन होगा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को RAV से, या कैपिटल डेल्टा एक्स वाई डेल्टा सी वाई डेल्टा टी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RINS से, या इसी को रिप्रेजेंट करते हैं dx बाई dt से, dx बाई dt से। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये होता क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसको बोलते हैं जो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए क्या क्या फाइंड किया जाए। लॉन्ग टाइम इंटरवल मतलब गिवन टाइम, जैसे हुआ 10 मिनट्स, इन बिटवीन 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, ऐसा गिवन टाइम इंटरवल के लिए, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए अगर निकाला जाए तो उसको हम बोलते हैं एवरेज। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन determined for long time interval is called average rate of reaction. Average rate of reaction. तो ये हम लोगों को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग RAV या DC बाई dt, मतलब डेल्टा C बाई डेल्टा T। ठीक है। और ये होता है डिटरमाइंड फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, पॉइंट ऑफ टाइम, डिटरमाइंड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डिटरमाइन किया जाए उसको हम बोलेंगे क्या, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं RINS या dx बाई dt यूज करते हैं। ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, जैसे कोई रिएक्शन है 10, जैसे ऐसा पूछ दे व्हाट इज द स्पीड एट 10 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड एट द 60 सेकेंड, 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 500 सेकेंड, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पूछा जाए। और किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर पूछा जाए तो हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूज करते हैं। और किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोगों को अगर पूछा जाए तो हम लोगों को
उसके लिए यूज करते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोगों को ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं और फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जैसे ये एक ग्राफ है, अगर हम लोग इस इधर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं और इधर रेट लेते हैं, तो ऐसा होगा। कंसंट्रेशन क्या होगा, टाइम के साथ उल्टा ले लिए, इधर ले लीजिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इधर ले लीजिए टाइम। टाइम के साथ ग्राफ खींच रहे हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है, ऐसा एक ग्राफ आएगा। तो जब ऐसा ग्राफ खींचेगा तो इसके लिए जैसे किसी टाइम इंटरवल के लिए आपको कहे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, जैसे आपको ऐसा पूछ दे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, ये इसका बीच का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे dc बाई dt, मतलब C2 माइनस C1 और बाई T2 माइनस T1, ये यूज करेंगे। लेकिन ऐसा पूछे इस पॉइंट पे, जैसे ऐसा रहे इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे dx बाई dt। अब इसमें जो स्मॉल चेंज कंसंट्रेशन का है, इस पे जो कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे है वो, और इस पॉइंट पे जो टाइम है वो, दोनों का रेशियो निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। प्रोडक्ट के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो प्रोडक्ट का क्या है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ P ले लेंगे और इधर टाइम ले लेंगे, तो इधर का ग्राफ हम लोगों को ऐसा आएगा। प्रोडक्ट का क्या है, कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है, और इसमें अगर हम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ हम लोगों को बनाना हो, ऐसा बनेगा। अगर पूछे इस बीच रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो डेल्टा C और डेल्टा T और इक्वल्स टू C2 माइनस C1 और बाई T2 माइनस T1 हम लोग लेंगे। तो ये हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। और किसी जैसे इस पॉइंट के लिए पूछा जाए, इस पॉइंट के लिए क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इस पॉइंट के लिए क्या, इसको यूज करेंगे dx बाई dt। और ये जो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो इक्वल्स टू होता है tan थीटा, और ये इक्वल्स होता है स्लोप के। अब tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इससे एक टेंजेंट यहां से खींचना पड़ेगा, ऐसे करके एक टेंजेंट खींचेंगे। अब ये टेंजेंट का जो एंगल होगा यहाँ का, ठीक है, यहाँ का जो एंगल होगा, या इसी पे आप 90 डिग्री खींच लीजिए, ऐसे इससे ऐसा। तो 90 डिग्री खींचने पे जो पॉइंट ये एंगल आ रहा है, ये एंगल वही होगा थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू होगा। इसमें अगर कल देखना चाहिएगा तो इसमें ऐसे की ऐसा आएगा आपको ग्राफ, और ग्राफ आएगा तो ये क्या है, हम लोगों को ये अगर यहाँ पे ऐसे खींचते हैं तो हम लोगों को ये थीटा आएगा, ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये थीटा का वैल्यू है। तो हम लोग ऐसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इसके इक्वल होगा स्लोप के, और ये स्लोप जो इक्वल होगा वो tan थीटा के। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है स्लोप के, और स्लोप जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो ये हम लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन इसमें ऐसे मेथड हम लोग ग्राफिकली ऐसे करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है,
रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। ठीक है, तो उस फैक्टर के बारे में अगर बात करते हैं तो जैसा कि कौन कौन सा फैक्टर है, तो हम लोग बात करें फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसमें जो पहला फैक्टर आता है वो हम लोगों को आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें भी नंबर ए में है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट का बात किया जाए तो फिजिकल स्टेट में सबसे ज्यादा अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखिए जिसका मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है, जिसका मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी उससे कम है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और जिसका मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी सबसे कम है वो गैस फॉर्म में मिलता है। तो देखिए अब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मोशंस जो होता है, मॉलिक्यूलर स्पीड जो होता है वो इंक्रीज करता है, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज करता है। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा अमॉन्ग द सॉलिड लिक्विड गैस, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो होगा वो गैस में होगा, उससे कम होगा लिक्विड में होगा, और सबसे कम होगा सॉलिड में होगा। क्यों? ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, इसके वजह से ऐसा होता है। और बी नंबर में देख सकते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नहीं रिएक्टेंट कर लीजिए, साइज ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का साइज जैसे जैसे डिक्रीज करेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन साइज। डिक्रीज इन साइज, अब जैसे जैसे रिएक्टेंट का साइज डिक्रीज करेगा वैसे वैसे हम लोगों को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। ये दो फैक्टर है हम लोगों को क्या, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है इस पे हम लोगों को ये दो फैक्टर जो है डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट है हम लोगों को, जब नेचर ऑफ रिएक्टेंट हम लोग कर लिए तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे, आप बात कर सकते हैं क्या, टेम्परेचर पे। दूसरा जो है वो टेम्परेचर पे आप बात कीजिएगा। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर आप जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करवाइएगा वैसे वैसे क्या होता है, हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स का जो होता है काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज करता है, और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होगा उतना ज्यादा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ, ये एरो ऊपर की ओर बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप इंक्रीज करवाइएगा, ऐसा इसलिए होता है तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर है आपको कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है, रिएक्टेंट लेंगे उसका कंसंट्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में अगर बात किया जाए तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्या, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करवाएंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर जाता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करने के वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाने के वजह से क्या होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पे डिपेंड करता है। कोलिजन पे जितना ज्यादा कोलिजन होगा रिएक्शन जो होगा उतना फास्ट होगा। ठीक है, तो आप जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन। कोलिजन इंक्रीज करने के वजह से ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हम लोग टेम्परेचर का इम्पैक्ट, कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट देखे, उसी प्रकार हम लोग रेडिएशन का इम्पैक्ट देखेंगे। रेडिएशन या सनलाइट का इम्पैक्ट देखेंगे क्या पड़ता है किसी रिएक्शन पे। ठीक है, तो अगला है हम लोगों को अभी तक 3 पॉइंट हुआ है, 4th पॉइंट है हम लोगों को रेडिएशन और लाइट। देखिए कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जो लाइट के प्रेजेंस में ही कंप्लीट होता है, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, सम रिएक्शन टेक्स प्लेस in presence of light is known as photochemical reaction। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन का अगर एग्जांपल का बात किया जाए तो एग्जांपल जैसे हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस, ये जो हो गया एग्जांपल हम लोगों को। उसके बाद क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ये सब जो एग्जांपल हम लोगों को क्या है, फोटोसिंथेसिस फोटोलाइसिस का या फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम लोगों को अब देखिए जो कुछ रिएक्शन जो होता है वो क्या हम लोगों को टेक्स प्लेस किया है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा, कुछ ऐसे रिएक्शन होगा जिसका हम लोगों को रेट जो होगा वो लाइट के प्रेजेंस में इंक्रीज कर जाएगा, और इंक्रीज कर जाएगा मतलब डेट इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन increases in presence of light और रेडिएशन। कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और रेडिएशन। अब हम लोगों को नेक्स्ट इंपैक्ट है, नेक्स्ट का अगर नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों को किसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो जैसे अभी तक हम लोग पढ़ लिए कंसंट्रेशन का, नेचर का, टेम्परेचर का और रेडिएशन का हम लोग कर चुके हैं।
अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं। रेडिएशन के बाद जो हम लोगों को आएगा वो कैटलिस्ट का। फिफ्थ पॉइंट है हम लोगों को कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैटलिस्ट, तो हम लोगों को अगर कैटलिस्ट का बात किया जाए तो कैटलिस्ट जो होता है ऐसा सबस्टांस जो होता है जो हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करता है, आइदर डिक्रीज करवाता है या इंक्रीज करवाता है। क्या? सबस्टांस which alter the rate of reaction, which alter the rate of reaction, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैटलिस्ट। ऐसा सबस्टांस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करे। और ये कैटलिस्ट जो होगा वो हम लोगों को, कैटलिस्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। कैटलिस्ट जो होगा हम लोगों को दो टाइप का होगा, और एक को बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक को बोलेंगे निगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, और निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, डिक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हम लोगों को दो टाइप का कैटलिस्ट होगा, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाता हो वैसे सबस्टांस को हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करवाता हो वैसे सबस्टांस को हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को कैटलिस्ट का इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होगा वो हम लोगों को क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएगा बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवाएगा और हम लोग क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाएगा। और निगेटिव कैटलिस्ट जो होगा वो क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी को ये इंक्रीज करवा देगा और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? डिक्रीज करवा देगा। ये हो गया हम लोगों को इफेक्ट ऑफ क्या? कैटलिस्ट। अब नेक्स्ट हम लोगों को है कैटलिस्ट का इफेक्ट होने के बाद हम लोगों को इफेक्ट पढ़ना है हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका हम लोग बात करेंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी का बात किया जाए तो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है इसके बारे में बात कर ले। तो हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी रिएक्टेंट में को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द एक्स्ट्रा amount of energy given to the reactant in order to convert into product is called एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी का जो इम्पैक्ट पड़ेगा अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, जैसे मान लीजिए ऐसा एक ग्राफ है जिसमें यहाँ पे रिएक्टेंट का ऐसा एक हम लोगों को
ऐसा आया। अब कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हम लोगों को यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक का है और ये प्रोडक्ट का है, तो यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है प्रोडक्ट का, ये ये ऑफ प्रोडक्ट है और ये ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट का एनर्जी, अब ये प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये पीक का वैल्यू जितना ज्यादा, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एक्टिवेशन, उतना ज्यादा इसका एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा और जितना ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करेगा। तो ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा वो हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज्यादा होगा और जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो ये था हम लोगों को कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोगों को अफेक्ट कर सकता है उसके बारे में। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ लिया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फिर हम लोग अगेन पढ़े क्या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, इम्पैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन विथ ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली विथ मैथमेटिकल रिलेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इस क्लास में इतना ही, तो थैंक यू।